जिसमें कल के वीडियो में आपको जो है फिगर के माध्यम से रिप्रोडक्टिव आर्गन किस तरह से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो उस वीडियो में हमने जो है ओवरी को डिस्कस कर लिया था कि ओवरी की संरचना क्या होती है, ओवरी का फंक्शन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं। तो ओविडक्ट क्या होता है और ओविडक्ट की संरचना क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये बात करते हैं कि अंडवाहिनी क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वास्तव में जो ओविडक्ट है जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि अंड का वाहन करती है, इसलिए इसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। और फैलोपियन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो इसीलिए इसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब का अगला भाग जो होता है वो अंडाशय के परिधि से जुड़ा होता है और इसका जो पिछला भाग होता है वो गर्भाशय से, यूट्रस से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि ओवरी और यूट्रस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब ही करती है, ओविडक्ट ही करती है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है फीमेल में, तो 1 पेयर यानी कि एक जोड़ी अंडवाहिनियां उपस्थित होती हैं। एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। और अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कुछ लोगों में 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई औसत जो इसकी लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा ओविडक्ट ओवरी के परिधि से यूट्रस तक फैली होती है। ठीक है, ओवरी के परिधि से और यूट्रस तक ये फैली होती है। इसका काम यही होता है कि जब ओवल्यूशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो उस दौरान अंडे को ये जो है ट्रांसपोर्ट करती है यूट्रस तक। और ये महत्वपूर्ण लाइन है, फैलोपियन ट्यूब हैविंग सिलेटेड एपिथेलियम। मतलब ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, उसका आंतरिक अस्तर जो होता है वो किस प्रकार के एपिथेलियम का बना होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो आंतरिक भाग होता है वो सिलेटेड एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, यानी कि रोमी उपकला का बना होता है, सिलेटेड एपिथेलियम का बना होता है। सिलेटेड एपिथेलियम का मतलब यह है कि इस एपिथेलियम में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। हेयर लाइक संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो ओवरी से यूट्रस की तरफ होता है। इस तरह से मूवमेंट होता है ओवरी से यूट्रस की तरफ। मतलब यह है कि ओवरी से जब एग रिलीज होगा तो उसको यूट्रस में पहुंचाने में अहम भूमिका किसकी होती है, ये सिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, ये जो सीलिया होते हैं, यही जो है अंडे का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट, यानी कि जो अंडवाहिनी है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला भाग कीपाकार भाग होता है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है उसे एम्पुला कहते हैं। और तीसरा जो संकीर्ण भाग होता है उसको हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। तो पहला भाग क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का मतलब क्या होता है कि कीपाकार संरचना, यानी कि फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, कीपाकार होती है, मतलब जैसे इस तरह से कीपाकार। ठीक है, आगे चौड़ा होता है, पीछे नैरो हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ये अंडवाहिनी का पहला भाग है। इसका आकार कैसा होता है, फनेल शेप होता है, कीपाकार होता है। इनफंडिबुलम हैविंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इनफंडिबुलम है इसके अगले भाग पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। ठीक है, फिंगर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इन संरचनाओं को क्या आप कहते हैं, कार्ड फिम्बरी। तो ये फिंगर लाइक जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं झालर। ठीक है, झालर जैसी संरचना पाई जाती है, इसको हम फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी का काम क्या होता है, कलेक्ट ओवा आफ्टर एवोल्यूशन। कलेक्ट ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग के बाद में ये फिम्बरी ही क्या करते हैं,
ओवरी से रिलीज होने वाले ओवा अंडाणु को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में उसे इनफंडिबुलम में छोड़ते हैं। इनफंडिबुलम से वो एम्पुला, इस्थमस और फिर आगे चलकर जो है गर्भाशय में चला जाता है। तो ये फिम्बरी का जो है फंक्शन होता है। अच्छा, एक चीज और, ये जो इनफंडिबुलम है ये एब्डोमिनल कैविटी में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, और उस छिद्र को जो है ऑस्टियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑस्टियम के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, एम्पुला होता है। ठीक है, ये तो हो गया कीपाकार भाग इनफंडिबुलम, और इसका पिछला भाग क्या होता है, एम्पुला होता है। और एम्पुला के बाद में जो तीसरा भाग होता है, लास्ट भाग जो होता है, उसको हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। संकीर्ण भाग होता है ये अंडवाहिनी का। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये ओविडक्ट का लास्ट भाग है, अंतिम भाग है, और ये किससे जुड़ा होता है, ये गर्भाशय से जुड़ा होता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नोट में ये बताया गया है कि किस स्टेज तक फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट अंडवाहिनी में रहता है। तो आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जाइगोट में जो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है, उस स्टेज तक जाइगोट जो है अंडवाहिनी के अंदर ही होता है। इसके बाद में वो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इन ओविडक्ट एम्ब्रियो डेवलप, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ओविडक्ट में जाइगोटिक डेवलपमेंट होता है। किस स्टेज तक होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यूट्रस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, या इसको हम बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो यहीं पर होता है। या इसको आप जो है ओम्ब भी कर सकते हैं, WOMB, ओम्ब, या इसको हाइस्टेरा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये नाम आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, अच्छी बुकें होंगी तो आपको देखने को मिल सकता है। तो यूट्रस, या इसको ओम, या इसको हम जो है हाइस्टेरा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम यूट्रस के शेप की बात करें, आकार की बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है इन्वर्टेड पेयर्स लाइक। ठीक है, इन्वर्टेड पेयर लाइक, यानी कि उल्टे नाशपाती के समान इसकी संरचना होती है। किस तरह की? उल्टे नाशपाती के समान गर्भाशय की संरचना होती है। इट इज फाउंड एबव एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। इट इज फाउंड एबव एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आपको मालूम ही है, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और उसके पीछे यूट्रस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और उसके पीछे जो है यूट्रस का क्या होता है, लोकेशन होता है। आगे इसके साइज की बात करते हैं कि यूट्रस का साइज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई, 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई, और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, मोटाई। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि यूट्रस का साइज जो है फीमेल बॉडी में कितना होता है। हाँ, ये है कि एज के अनुसार इसके जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि हो सकती है। जैसे अगर 10 से 12 वर्ष के आयु की बात करें तो इसका जो शेप साइज है वो इतना होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे एज बढ़ेगा तो इसके शेप और साइज में जो है वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भाशय के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं और उनका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है फंडस, ठीक है। दूसरा भाग क्या है, कार्पस, या इसको हम बॉडी कहते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है, सर्विक्स है, ठीक है, जिसको हम ग्रीवा के नाम से जानते हैं। तो मेन जो पार्ट है यूट्रस के वो कितने हैं, 3 हैं। फंडस,
कार्पस या इसको बॉडी भी कहते हैं, और सर्विक्स या ग्रीवा हिंदी में इसे कहते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ह्यूमन बॉडी में, इस पॉइंट को आप देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो यूट्रस होता है वो किस प्रकार का होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले समझिए। ह्यूमन बॉडी में फीमेल में जो यूट्रस होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये लाइन आपको अपने माइंड में रखना है, सिंप्लेक्स टाइप। ठीक है, सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। अब ये सिंप्लेक्स टाइप क्या होता है, देखिए मानव में जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो 2 डक्ट के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, 2 नलिकाओं के फ्यूजन से ये यूट्रस बनता है। जैसे ये क्या है, राइट ओविडक्ट और ये क्या है, लेफ्ट ओविडक्ट। तो राइट ओविडक्ट और लेफ्ट ओविडक्ट के फ्यूजन से एक कैविटी बनता है, और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। तो इस प्रकार के यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स टाइप बोलते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 यूट्रस होता है। कितना होता है, 2 यूट्रस पाया जाता है। जैसे रैबिट ही मान लेते हैं, तो रैबिट में यूट्रस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो उसमें यूट्रस अलग अलग होता है। इस प्रकार के यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स टाइप। क्या बोलते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए, डुप्लेक्स टाइप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। डुप्लेक्स टाइप क्या होता है, एनिमल्स में जो यूट्रस होगा वो अलग अलग होगा, तो इसको हम डुप्लेक्स टाइप कहते हैं। सिंप्लेक्स टाइप क्या होता है, 2 नलिकाओं के फ्यूजन से बनने वाला सिंगल यूट्रस जो होता है उसको हम सिंप्लेक्स यूट्रस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं फंडस, कार्पस और सर्विक्स। अब फंडस कहाँ होता है, तो देखिए ये जो गर्भाशय का जो खुला हुआ भाग होता है सबसे ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ये पूरा भाग इसका जो है कार्पस है, बॉडी है, और ये भाग क्या होता है, सर्विक्स कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, तो ग्रीवा क्या है, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, गर्भाशय का निचला बेलनाकार भाग ही क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, यानी कि गर्भाशय का जो निचला बेलनाकार भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा के नाम से जानते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। मतलब यह है कि जो ये सर्विक्स ग्रीवा है, इसकी जो गुहा होती है, इसकी जो कैविटी होती है, इसकी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, which along with vagina form the birth canal। ठीक है, और ये कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर, मतलब ये जो सर्विक्स की कैनाल है जिसको हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, ये कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर एक कैनाल बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। मतलब जो बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, वो इसी के माध्यम से होता है। इसके बाद में द बॉडी ऑफ यूट्रस कम्युनिकेट्स विथ द सर्विक्स, यानी कि जो यूट्रस की जो बॉडी है उसका कम्युनिकेशन जो होता है किसके साथ होता है, सर्विक्स के साथ होता है। इसके द्वारा एक ओपनिंग के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा एक ओपनिंग के द्वारा, और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ओएस। ठीक है, इंटरनल ओएस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गर्भाशय है, और गर्भाशय और सर्विक्स के बीच में एक ओपनिंग पाई जा रही है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ओएस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटरनल ओएस। इसके बाद में द सर्विक्स कम्युनिकेट्स विथ द वेजाइना। इसके बाद में सर्विक्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो वेजाइना के साथ में होता है। इसके माध्यम से होता है थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग के माध्यम से होता है। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्सटर्नल ओएस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंटरनल ओएस है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनल ओएस।
और ये क्या है, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में एक अपर्चर है, छिद्र है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने माइंड में आपको रखना है कि गर्भाशय और सर्विक्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ओपनिंग के माध्यम से होता है। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इंटरनल ओएस। और वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जो कम्युनिकेशन का काम करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि जो गर्भाशय की भित्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि आपको पहले ही हमने बता दिया था कि गर्भाशय में 3 भित्तियां पाई जाती हैं, एक बाहर होती है, एक बीच में होती है और एक अंदर होती है। तो 3 लेयर्स उपस्थित होती हैं। पहला क्या है, बाहर वाला पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहर जो वाल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पेरीमेट्रियम। ये क्या है, आउटर सबसे बाहर है, थिन पतली होती है, मेम्ब्रेनस और झिल्ली नुमा होती है। ठीक है, सबसे बाहर है, पतली है और कैसा है, झिल्ली नुमा संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। दूसरी जो वाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल लेयर है, थिक होती है यानी मोटी होती है, लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। और इसकी जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, वो चिकनी पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, चिकनी पेशियों की बनी होती है। यही पेशियां क्या करती हैं, जन्म के दौरान स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है बच्चे का जन्म होता है। तो ये मिडिल लेयर जो है इसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और जो सबसे अंदर वाली परत होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये इनर ग्लैंडुलर लेयर है। इनर ग्लैंडुलर लेयर मतलब इस लेयर में ग्लैंड भी उपस्थित होती है। अच्छा, यही वो लेयर है एंडोमेट्रियम जिसमें जाइगोट जो है यहाँ से जब आता है तो इसी एंडोमेट्रियम में जाकर ये क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसमें धंस जाता है और इसी में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हो गया हमारा वॉल ऑफ यूट्रस। अब हम बात करेंगे वेजाइना की, जिसको हम हिंदी में योनि के नाम से जानते हैं। ये क्या है, कॉपुलेटरी आर्गन है। क्या है, कॉपुलेटरी आर्गन। ये यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना होता है। तो वास्तव में वेजाइना क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। यूट्रस ओपन इनटू इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, मतलब गर्भाशय जो है एक इलास्टिक मस्कुलर पेशीय नलिका में ओपन होता है। उस नलिका को हम क्या कहते हैं, वेजाइना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेजाइना। हिंदी में इसे योनि के नाम से जानते हैं। तो जो यूट्रस है वो इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब में ओपन होता है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, वेजाइना के नाम से जानते हैं। ये सर्विक्स का लास्ट भाग है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कि वेजाइना, फीमेल में जो वेजाइना है उसकी लंबाई क्या होती है, तो 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। इट इज हाई मस्कुलर ट्यूब, और वेजाइना जो है एक हाई मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि यहाँ की जो पेशियाँ होती हैं, काफ़ी पेशियाँ होती हैं और ये पेशियाँ स्ट्रांग होती हैं। तो ये हाईली मस्कुलर ट्यूब है, लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और इसका जो आस्तर होता है, मतलब वेजाइना का जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, अस्तरित, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे कि वेजाइना का जो आंतरिक भाग होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे वेजाइनल ऑर्फिस। वेजाइनल ऑर्फिस, ऑर्फिस का मतलब क्या है, तो ऑर्फिस का मतलब यह है कि जो वेजाइना का जो छिद्र होता है, वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसको हम ऑर्फिस कहते हैं। वेजाइनल ऑर्फिस इज कवर्ड बाई मेम्ब्रेनस डायाफ्राम। कहने का मतलब है कि वेजाइना का जो छिद्र होता है, यौनावस्था की अगर हम बात करें, फीमेल के यौनावस्था की बात करें,
तो फीमेल की यौनावस्था की जो वेजाइना है, उस वेजाइना के क्षेत्र के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? हाइमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइमेन। इसको हम हिंदी में कहते हैं योनि अच्छत। योनि अच्छत। तो यौन के क्षेत्र के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। अच्छा, योनि से संबंधित और भी संरचनाएं होती हैं, तो उसका हम जब अलग वीडियो आपको पढ़ाएंगे तो उसमें उसको डिटेल को समझाएंगे। यहाँ पर आपको नाम बता देते हैं कि क्या क्या योनि से संबंधित कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक तो हाइमेन हो गया, जो वेजाइना के ओपनिंग के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम हाइमेन कहते हैं। इसके बाद में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। इसको हम हिंदी में कहते हैं भंग सेर। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो क्लिटोरिस है वो मेल के पेनिस का समजात अंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लिटोरिस किसका समजात अंग है? मेल के पेनिस का, मेल के शिशन का क्या है? समजात अंग होता है। इसके अलावा और भी कौन से संरचनाएं होती हैं? मून्स प्यूबिस। ठीक है, क्या कहते हैं? मून्स प्यूबिस। इसके अलावा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये योनि के बाहर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। तो जो बड़ा होता है उसको हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं, जो छोटा होता है उसको हम लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। तो इसका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको भी आप देखिए क्या है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन। ठीक है, यानी हाइमेन की उपस्थिति अनुपस्थिति इज नॉट रिलायबल इन इंडिकेटर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हाइमेन की उपस्थिति अनुपस्थिति है, इसके आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति के पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस है कि नहीं है। हाइमेन इज नॉट रिलायबल इन इंडिकेटर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यानी कि कोई फीमेल है और उसके पास उसके वेजाइना के ओपनिंग के ऊपर ये हाइमेन एब्सेंस है, अनुपस्थित है, तो इस आधार पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उसके पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि स्पोर्ट के दौरान या साइकिलिंग के दौरान ये जो हाइमेन होता है ये नष्ट हो सकता है। ठीक है, साइकिलिंग के दौरान या खेल कूद के दौरान ये हाइमेन जो है कट सकता है, नष्ट हो सकता है वेजाइना के ऊपर से। या इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसी के नाम से जानते हैं, तो उस दौरान भी ये हाइमेन नष्ट हो जाता है। हाँ, ये है कि कुछ महिलाओं में ये जो हाइमेन होता है ये मेंटेन रहता है, काफ़ी दिनों तक ये जो है वेजाइना के ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, जिसमें हमने वेजाइना तक डिस्कस कर लिया है। आगे के वीडियो में हम जो है कुछ विशेष पॉइंट को और जानेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कैसे होता है।